नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज फिर एक धमाकेदार क्लास के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन। कौन से एक्सरसाइज का? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। इससे पहला लेक्चर हमारा गन शॉट एकदम हमारे चैनल पर पड़ चुका है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम लोग दूसरा लेक्चर करने वाले हैं, जिससे अब सारे क्वेश्चन, उसमें हमने दूसरे फॉर्मेट के क्वेश्चन कराए, इसमें दूसरे फॉर्मेट के क्वेश्चन कराए। ये पूरा फॉर्मेट यानी ये दो लेक्चर आपके बोर्ड एग्जाम से पूरा मामला खत्म कर देने वाले हैं। इसीलिए बने रहिए वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं। एक्सेप्ट करिए सबसे पहले आप 60 डेज का चैलेंज, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में हम बहुत सारे बोर्ड एग्जाम के प्रोवाइडेड क्वेश्चन आपको देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है यदि ये इस फॉर्मेट में बहुत सारे पहले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जितने भी बन सकते थे, कैलकुलेशन वाले, बेस कैलकुलेशन वाले, प्रस्थापन विधि, विलोपन विधि वाले। अब इसमें क्वेश्चन हम सिर्फ टफ वाले क्वेश्चन करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। इनके अलावा बोर्ड एग्जाम का पैटर्न सेट ही नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है भाई, कहानी समझ में आती है। दूसरा पॉइंट लिखा है यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न यह 1/2 हो जाती है। दूसरी एक कंडीशन है, तो वह भिन्न होगी। तो वह भिन्न कौन सी होगी? अभी तो भिन्न का हमें पता भी नहीं है, तो हम भिन्न कैसे मानेंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं माना भिन्न वो क्या हो जाएगी? x/y। बात समझ में आ गई? तो किसी भी भिन्न में दो चीजें उपस्थित होती हैं, एक अंश होता है, दूसरा हर होता है। अंश कितना है? x हो जाएगा, बटे नीचे वाला होता है हर y हो जाएगा। अब कंडीशन वाइज पढ़ते हैं, कंडीशन वाइज करते हैं। कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दे। अब अंश हमने y को मान रखा है, इसका मतलब अंश में एक जोड़ देंगे। ठीक है साहब, तो x/y हमारे पास समीकरण है। कह रहा है अंश में एक जोड़ दे। ठीक है, ये वाला एक कहां जोड़ना है? इसमें जोड़ दे। और कह रहा है हर में एक घटा दे, हर में एक घटा देना, तो कितना प्राप्त हो जाता है? तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी भिन्न हमारी पूरी एक में बदल जाती है। कोई चिंता वाली बात। ये पहली कंडीशन हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न यह 1/2 हो जाती। कहने का मतलब है हर में हमें 2 जोड़ना है, x से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, यानी हर में। तो x/y हमारे पास है, तो x में कोई छेड़खानी नहीं। कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे, तो हर में जोड़ दो एक, y + 1। हर में एक जोड़ दे तो भिन्न कितनी प्राप्त हो जाती है? तो भिन्न 1/2 प्राप्त हो जाती है। ये दो कंडीशन अपन के पास बन चुकी। अब हम लोग क्या करेंगे? इन्हीं से हम लोग समीकरण बनाएंगे। इसके नीचे मान लेते हैं एक, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ये पूरा x एक कम x हो जाएगा, एक कम 1 होगा, बराबर y एक कम y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक कम 1 हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही? एकदम आ रही सर, समझ में। ठीक है, अब देखो y वाला इधर आएगा और ये वाला उधर चला जाएगा, क्योंकि संख्या संख्या के तरफ, y वाले पद यानी चर चर की तरफ। अब देखो कितना होगा? x, ये प्लस की y इधर आएगी, हो जाएगी माइनस का। ये लिखा है माइनस का 1 इधर लिखा है, ये प्लस का उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा? माइनस। तो अब x बराबर चेक करो, माइनस का y कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 2, लेकिन रहेगा माइनस। ये समीकरण नंबर 1 हमारे पास बिल्कुल प्राप्त हो चुका है। कोई चिंता वाली बात? ठीक है, अब यहां से समीकरण नंबर x से हम इसको x का मान निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो पहले दूसरी भी कंडीशन कर लेते हैं। देखो क्या दूसरी कंडीशन, मल्टीप्लाई करो, 2 एक कम 2x हो जाएगा, बराबर y एक कम y प्लस 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 एक कम 1।
यानी ये वाली कंडीशन। ये समीकरण नंबर दूसरा हमारे पास प्राप्त हो चुका है। अब समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल लेंगे। समीकरण नंबर 1 से x का मान कैसे निकालेंगे? x को रोक लो, इसे x को रोक लो, बराबर लगाओ। ये माइनस का y उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा? ये प्लस का y हो जाएगा। बस ये x का मान हम उठाकर समीकरण नंबर दूसरे में रख देंगे। ये प्रतिस्थापन विधि होती है। हमने पहले लेक्चर में एक एक पॉइंट डिवाइन किया है। चलिए अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यानी x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या होगा? x की जगह पे, यानी इस समीकरण में जहां जहां x है, अब यहां x है तो यहां पे रखेंगे 2 गुणे x का मान हमारे पास आ रखा है माइनस का 2 प्लस का y। कोई चिंता वाली बात यहां तक? ठीक है। अब ये बराबर लगा लो, फिर लिखा है y प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लो। 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसके आगे प्लस का चिन्ह, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 प्लस प्लस प्लस, 2 एक कम 2y बराबर कितना? y प्लस 1। कोई चिंता वाली बात यहां तक? अब देखो यहाँ y एक तरफ हो जाएगा, वो तो उधर चला जाएगा, यानी ये प्लस का 2y इधर ही रहेगा। ये वाला प्लस का y बराबर के इधर आएगा, काहे का हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा। इधर एक लिखा हुआ था प्लस का, अब ये वाला 4 उड़कर कहाँ जाएगा? ये इधर चला आएगा, यानी माइनस का वो उधर चला जाएगा, काहे का हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। कोई चिंता वाली बात? अब देखो 2y से 1y जाएगा, कितना बचेगा? 1y बचेगा। दूसरा 4 कितने होते हैं? 5, यानी y बराबर हमारे पास जो मान निकल के आया है 5 निकल के आ गया है। अब ये जो समीकरण नंबर हमारा, ये कह सकते हो 3 है, इस समीकरण में रखने पर, यानी y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में, तो समीकरण नंबर 3 को पहले नोट कर लेते हैं। कितना है? x बराबर दिया है माइनस का 2 प्लस का y। कहानी समझ में आ रही? अब इसी में हम y का मान पुट कर देंगे, हमारे पास x का मान निकल आएगा। y का मान ऑलरेडी हमारे पास निकल चुका है, तो x बराबर माइनस का 2 प्लस कितना आएगा? 5। y के स्थान पे रख देंगे हम 5, यानी x बराबर प्लस माइनस माइनस पता चला, प्लस माइनस माइनस पता चला, घटाना पड़ेगा। इससे घटाना पड़ेगा, जो ज्यादा है, ज्यादा कौन है? 5। 5 से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी अब हमारे पास x का मान भी निकल चुका है, सॉरी y का मान भी निकल चुका है, x का मान भी निकल चुका है। अब वह भिन्न क्या होगी? अतः प्राप्त भिन्न कितनी थी? x अपान y थी, तो वो भिन्न क्या हो जाएगी? x के स्थान पे x वाला मान आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। y के स्थान पे 5 आ जाएगा, तो प्राप्त भिन्न क्या हो जाएगी? 3/5 हो जाएगी। कोई चिंता वाली बात? एकदम कहानी समझ में आ रही? अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में उनका भी फायदा हो सके। वन शॉट गन शॉट से ही अब तैयारी करी जा सकती, क्योंकि अब हमारे पास उतना समय नहीं बचा है कि हम लोग अब उतना तैयार करेंगे। तो इससे अच्छा है कॉन्सेप्ट के साथ, बोर्ड एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन के साथ, जिससे बोर्ड एग्जाम का पूरा पेपर बनता है। अगर इस चैनल से आप जुड़े रहे, ऐसे ही गन शॉट आप करते रहे, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 95% मैथ में दिलाने की गारंटी मेरी। कहने का मतलब है आप एक एक वन शॉट क्लियर करिए, एक एक क्वेश्चन क्लियर करें, तभी ये संभव हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं कोई हैं, उनका अंतर कितना है? 26 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए दो संख्या पहले क्या हो जाएंगी? सिंपल सी बात बताओ, दो संख्या क्या? तो माना वह संख्याएं x तथा y हैं। बात समझ में आई?
अब कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर यानी इन्हीं का अंतर x y यानी अंतर यानी माइनस x y का अंतर कितना है, दो संख्याओं का अंतर 26। समीकरण नंबर 1 हमारा यहां से प्राप्त हो गया। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, यानी जो एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। समीकरण नंबर 2 ये प्राप्त हो गया। कहानी समझ में आ रही है, कोई चिंता वाली बात। अब देखो यहां से x की वैल्यू तो इसमें पहले ही दे रखी है, यानी x बराबर 3y, y तो पहले से है, तो इसी x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर कोई चिंता वाली बात। तो देखो कितना हो जाएगा, समीकरण पहले लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 26। तो x की जगह पे कितना रखना है, x की जगह पे हमें 3y रख देना, तो यहां रख देते हैं 3y माइनस का y बराबर कितना 26। अब तुम मुझे बताओ 3y से 1y जाएगा साहब, 2y बचेगा, 2y बराबर कितना 26। अब कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि y बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 13। अब यही मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तो x का मान क्लियर हो जाए। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, कहानी समझ में आई। यहां से हमें y का मान निकला है, अब यही y का मान समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे, तो समीकरण नंबर 2 से हमारा x का मान एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले समीकरण को लिख लेते हैं, x बराबर कितना है 3y, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है, कोई चिंता वाली बात यहां तक। अब देखो इसी में हम रखेंगे काहे का मान, y का मान, तो x तो ऐसे ही लिखा रहेगा, x तो ऐसे ही रहेगा 3 गुणे y का मान कितना रखेंगे, y का मान हमारे पास 13 आया है, तो 13 लिख लो। अब तो x बराबर आ जाएगा 13 तिया 39, यानी x का मान आ जाएगा 39। तो कह रहे हैं उन्हें ज्ञात कीजिए, अतः वह संख्याएं एक पहली संख्या निकल चुकी है 13, यानी 39 कामा 13 है, कोई चिंता वाली बात यहां तक। बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, सन 2022 में पूछा हुआ है, 23 में पूछा हुआ है, 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी लगातार पूछे जाने वाला प्रश्न है। करिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, एक एक डाउट को समझते जाइए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चन, कहानी समझ में आ गई, कोई चिंता वाली बात। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला तो क्वेश्चन ये उठता है कि साहब संपूरक कोण होते कितने डिग्री के, तो यहां लिख लीजिए संपूरक कोण होता है, संपूरक कोण का मान होता है 180 डिग्री सेल्सियस, कोई चिंता वाली बात। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना दो संपूरक कोण कौन कौन से हो जाएंगे, एक x हो जाएगा, दूसरा y हो जाएगा। माना दो कोण, दो संपूरक कोण x तथा y है, यहां तक एकदम मामला क्लियर है। यानी माना दो संपूरक कोण x तथा y है। अब इसमें क्या होगा, कह रहा है दो संपूरक कोण x तथा y है, इनमें तो पहले तो पूरे संपूरक कोण बना लेते हैं, इनका योग कितना हो जाएगा x प्लस y, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 हो गया, कोई चिंता वाली बात, मामला एकदम समझ में आ रहा है। और दूसरा कह रहा है दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी जो हमारा पहला कोण है वो दूसरे कोण से
18 डिग्री अधिक। ये समीकरण नंबर हमारे पास दूसरा प्राप्त हो गया। ये समीकरण नंबर 1। कोई चिंता वाली बात, कहानी समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसी से हम लोग मान निकाल देंगे। यहां अगर देखा जाए तो x बराबर पूरा दे रखा है, तो यही x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, पूरा समीकरण पहले लिख देते हैं। x बराबर कितना है, y नहीं, ये वाला समीकरण, यानी x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, 180। अब तुम मुझे बताओ x का मान रखेगा, x का मान तो पूरा ये वाला दिया है, तो x की जगह पे रख दो यहां पूरा, यानी y प्लस कितना 18 और फिर प्लस का y बराबर 180। अब y से इससे पहले मल्टीप्लाई करा दो, बाद में इससे मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि y स्क्वायर हो जाए। अरे नहीं ना 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 भैया, वो तो प्लस का चिन्ह लगा है, मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा। इसको यहां से इरेज कर लेते हैं। अब कितना हो जाएगा, 1y 2y मिलाकर कितने हो गई, 2y हो गई, 2y, और ये प्लस का 18 कहां जाएगा, उधर चला जाएगा, यानी 180 माइनस का 18, तो कितना होगा, इधर चेक करो, 2y बराबर 180 से 18 घटाओ कितना बचा, 180 से 18 नहीं 18 घटाओ कितना हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2, यहां बचेगा कितना 7 6 1, यानी 162 बचेगा। तो y बराबर हमारे पास निकल के आएगा 162। ये कहां पहुंच जाता है, इसके नीचे 2, यानी 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, यानी y बराबर मान हमारे पास प्राप्त हो चुका है 81। चेक कर लो क्या घटाना सही है। 180 से देखो 0 से 8 जाएगा 2, यहां बचा 7, 7 से जाएगा 6, फिर वहां बचा 1, यानी 162। तो y बराबर हमारे पास 81 निकल चुका है। अब देखो इसी y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, x का मान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं हम, कितना लिखा है, x बराबर y प्लस 18, ये समीकरण नंबर हमारे पास 2 है। ठीक है, इसी में रख देते हैं y का मान, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर y बराबर कितना हमारे पास दे रखा है साहब, 81 दे रखा है, 81 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 8 1 9 9 1 10, यानी 109 डिग्री। कोई चिंता वाली बात, और ये 81 डिग्री, तो अतः दोनों मान हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं। कोई चिंता वाली बात, कहानी समझ में आई। कितना हुआ, 8 1 9, 8 1, अरे नहीं यार 109 कैसे हो जाएगा, x बराबर 8 1 9, 8 1 9, यानी 99 डिग्री। कोई कहानी बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई चिंता वाली बात। फिर चलिए ये क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अतः 2 संपूरक कोड, ये सब लिख देना, उन्हें ज्ञात कीजिए। अतः कोड, अतः लिख दो यहाँ, बोर्ड एग्जाम में इसे लिख दिया करो तो आसानी होती है। अतः प्राप्त कोड क्रमशः कितने हैं, 99 डिग्री, 81 डिग्री। कोई चिंता वाली बात, एकदम समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा, हाँ ये वाला बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए करते हैं हम लोग। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। पहली कंडीशन तो पता लगाओ कि 2 अंकों की संख्या कौन है, फिर उनको जोड़ दो, उसका योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, यानी इस संख्या का 9 गुना है और प्लस उसको पलट दो तो संख्या का कितना हो जाता है, 2 गुना। वह संख्या ज्ञात कीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे हम लोग करेंगे? पहले तो एक बेसिक बात समझो। अगर कोई दो अंकों की संख्या मान लेते हैं हम 26, दो अंकों की संख्या मान लो जैसे कि लिखिए 51, तो अगर इसे हम पलट देंगे तो कितनी हो जाएगी? अरे सर जी कितनी हो जाएगी? वो आराम से 15 हो जाएगी। ठीक है। अगर कोई संख्या हमारे पास लिखी है 13, तो अगर इसे हम पलट दें यानी कि कितनी हो जाएगी? ये 31 हो जाएगी। यहां तक कहानी समझ में आ रही? ये रफ कार पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। तो क्या हम, अच्छा एक बात बताओ, क्या हम 15 को कैसे लिख सकते हैं? क्या जो 15 हमारे पास प्राप्त है या 51 को कैसे लिख सकते हैं? 51 को हम गुरुजी लिख सकते हैं 50, नहीं देखो इकाई का अंक 5 गुणे 1 और प्लस 1 को लिख दो दहाई के अंक से 1 गुणे 10। कोई चिंता वाली बात? कहानी समझ में आ रही है? चाहे तो तुम 15 ले सकते हो, 15 ले लो। यहाँ देखो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? वो तो लॉजिक समझ में आ गई। 15 को कैसे लिख सकते हैं? देखो 15, तो 15 को अगर पलट देंगे तो कितना बन जाएगा? 5 और 1 51 बन जाएगा। तो 15 को कैसे लिख सकते हैं हम? तो 15 को हम लिख सकते हैं अब देखो इसका x y मानकर देखो। अगर कोई संख्या x y हम तुमको दे दे तो ये कैसे हो जाएगी? अरे सर जी आराम से पलट दो, यानी y x हो जाएगी। बस यही बात समझानी, इसमें बस इतना ही जानना है कि अगर 15 और 51 है, 15 की संख्या इकाई का अंक पलट दो, दहाई का अंक उसे कर दो, दहाई का अंक इकाई का अंक कर दो तो 51 में बदल जाएगी। इसी तरीके से अगर y का x का y हम कर दें तो दूसरी संख्या ये बदल जाएगी। यही इसमें बताना चाह रहा। अब हम लोग बताओ 15 को कैसे लिख सकते हैं? तो 15 को हम लिख सकते हैं कैसे? 15 को लिख सकते हैं इकाई का अंक यानी 1 से गुणा प्लस दहाई का अंक यानी कि 10 से गुणा। कहानी समझ में आ रही? तो ये प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? 5 एक कम 5 प्लस 10 एक कम 10, यानी ये 5 प्लस 10 यानी कि 15 प्राप्त हो जाएगी। अब क्या तुम मुझे बताओ, अगर वह संख्या xy है तो xy मानकर हम क्या कर सकते हैं? xy को भी तो ऐसे ही लिख सकते हैं, xy को ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी x एक कम x प्लस y, सॉरी इकाई का अंक ये है यानी y, तो y इंटू 1 और प्लस दहाई का अंक x है तो दहाई के अंक को 10 से गुणा। तो क्या इसे लिख सकते हैं y एक कम y प्लस 10 एक कम 10x। कहानी समझ में आ रही? रफ वाला कार समझ में आया? क्या इस तरीके से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं? हाँ सर जी बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो ये लिखने के बाद यहां कर लो, ये मामला है रफ का मामला है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हम करते हैं, माना दो अंकों की संख्या वो क्या होगी? x तथा y होगी। माना दो अंकों की संख्या कितनी होगी? x, y होगी। अब कह रहा है दो अंकों की संख्या का योग, यानी इनको अगर जोड़ देंगे, x प्लस y को जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है? 9। समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। कोई चिंता वाली बात? एक एक बात समझ में आ रही है? जी सर जी एकदम समझ में आ रही है। अब तुम मुझे बताओ, दो अंकों की संख्या, माना दो संख्याएं कितनी x, अच्छा अब एक बात बताओ, माना दो अंकों की संख्या x, y है, तो दूसरी संख्या तो इसका योग हो जाएगा। ये पहली कंडीशन हमारी तैयार हो चुकी है। अब अगर इस संख्या का 9 गुना, तो पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं, दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक कितना हो जाएगा? दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक हो जाएगा x, तथा दहाई का अंक हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा y। अब बात समझ में? जो लॉजिक यहां लगी थी सेम एज अ सेम कंडीशन वही लॉजिक लगने वाली है, यानी कि
अब अगर इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो प्राप्त संख्या क्या होगी? तो प्राप्त संख्या इकाई प्लस दहाई, तो प्राप्त संख्या हो जाएगी y प्लस 10। यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आ रही है कि अगर वही वाली अगर कोई संख्या x y थी तो उसको इस तरीके से हमने बनाया था। अगर अब इसे पलट दें अगर हम पलट दें तो क्या हो जाएगी? ये फिर दहाई वाली में मामले में बदल जाएगी, यानी कि तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या इसी को उलट दो, यानी अब ये 10 दहाई का अंक ये हो जाएगा और इकाई का अंक x प्लस 10y बन जाएगा, यानी कि x ऐसे ही हो जाएगा और ये 10 कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा, यानी इसी को पलट दो तो x y का हो जाएगा, ये 10y और ये x, यानी x प्लस 10y। बस ये कहानी समझ में आ रही, कोई चिंता वाली बात। अब यहां तक कंडीशन हुई, अब क्या कह रहा है? इस संख्या का 9 गुना, यानी अब हमें दूसरा पेज लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं, क्योंकि पेज अगर बदल देंगे तो क्वेश्चन हमारा छूट जाएगा, और क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो कहानी एकदम ओके है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं। जल्दी करिए, ए बोतल लाओ पानी, रुक जाओ, मिल गए। कहानी समझ में आई? अब देखो दिया है, क्या दिया था कि x प्लस अरे नहीं, दो अंकों की संख्या का योग, यानी x प्लस y बराबर कितना था? 9। समीकरण नंबर 1। पेज नहीं बदलना चाह रहे थे, फिर बदल दिए, ठीक। और क्या दिया था? और सर जी दिया था, चेक कर लो, एक ये वाली कंडीशन यानी प्राप्त संख्या, और दूसरी उलटने पर बनी संख्या, यानी y प्लस 10x और x प्लस 10y। एक करे, एक संख्या थी y प्लस 10x, ये प्राप्त संख्या, और दूसरी संख्या थी x प्लस 10y, ये उलटने पर बनी संख्या, ये प्राप्त संख्या। अब तुम मुझे बताओ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, पहली जो संख्या प्राप्त हुई उसका 9 गुना, इसे 9 से गुणा करेंगे, अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना, यानी जो अंकों को पलटा है हमने, ये वाली संख्या y प्लस 10x, सॉरी 10x प्लस 10y, इसको 2 से गुणा करेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व। तो यार ये बहुत मिस्टेक हो जाती है। हाँ, तो यानी जो बनी प्राप्त संख्या थी उसका 9 गुना, और जो उलटने पर बनी संख्या है नहीं उसका 2 गुना। बस यहां तक अगर आपको कंडीशन समझ में आ रही है, यहां से हम समीकरण प्राप्त कर लेंगे। यानी अब मल्टीप्लाई कराओ, 9 एकम 9y और प्लस 9 दशम 90x बराबर 2 एकम 2x प्लस 2 दशम 20y। y वाले एक तरफ लाओ, x वाले एक तरफ लेकर जाओ। ये लिखा है 9y। अब चेक करो क्या उधर पद में है? हाँ साहब, ये 20 प्लस का y इधर आएगा, काहे का हो जाएगा? माइनस का 20y हो जाएगा। बराबर कितना लिखा है? 2x लिखा है, 2x लिखा है। इधर कितना है? प्लस का 90x इधर जाएगा, माइनस का 90x हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, 20 से अगर 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 11y बचेगा। बराबर माइनस 90 से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? कितना आएगा? 88। आया 88 बचेगा, 88x बचेगा। बात समझ में आ रही? ये भी माइनस का। अब बताओ, माइनस से माइनस कैंसिल, जी कैंसिल, तो 11 एकम 11, 11 88, यानी y बराबर हमारे पास आ चुका है 8x। समीकरण नंबर 3 हमारे पास प्राप्त हो चुका है, कोई चिंता वाली बात। अब समीकरण नंबर पहला हमारे पास प्राप्त था, समीकरण नंबर दूसरा है, तो समीकरण 3 का समीकरण मान किसमें रखने पर? समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण 3 से
x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब भी हम मान रख देंगे x का, ये y का मान अरे नहीं यार, x का नहीं, y का यहाँ लिखना, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि हमारे पास y का मान निकल गया है, तो y का मान ही समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। यानी समीकरण नंबर हमारे पास 1 है, x प्लस y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 1 है। इसी में हम y का मान रखेंगे, यानी ये वाला वैल्यू उठाकर रख देंगे, तो x प्लस y की जगह पे आएगा 8x, y की जगह पे हम लिख लेते हैं 8x बराबर 9। कहानी समझ में आ रही? अब 8 1 9 कितने होते हैं? 8 1 9 सर जी 10 होते हैं, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 ऐसे ही लिखा रहेगा, ये 10 कहाँ जाएगा? नीचे, यानी x बराबर हमारे पास ये आ चुका है। कोई चिंता वाली बात, काट पीट कर भी लिख सकते हो। अरे यार ये कहां से कर दिया, देखो मिस्टेक हो गया। x का मान रख दो x, और प्लस y बराबर हमारे पास कितना दे रखा है? 8x बराबर 9, वहां 10 10 कर दिया था। अब 8 1 कितना होता है? 9, तो 9x हो जाएगा बराबर इधर कितना? 9, तो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, यानी x बराबर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। कोई चिंता वाली बात, यानी x का मान हमारे पास निकल चुका है। अब y का मान पूरा क्लियर करते हैं, तो x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, कोई चिंता वाली बात। अब इसी का मान x बराबर 3 रख दो, समीकरण हमारे पास है y बराबर 8x, तो y बराबर हो जाएगा 8 गुणे 1, यानी y का मान प्राप्त हो जाएगा हमारा 8 1 कम 8, 8 बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। यहां तक एकदम क्लियर, कोई चिंता वाली बात। अब देखो इसी में अब क्या करेंगे, हमारे पास x y भी निकल चुका है और y का मान भी निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, वो प्राप्त संख्या बताएंगे। क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा था वह संख्याएं क्या होंगी, तो वह संख्याएं, तो हमारी प्राप्त संख्या एक ये वाली थी, y प्लस 10 एक दूसरी संख्या थी, उलटने पर बनी संख्या, तो पहले हम लिख लेते हैं यही कंडीशन। अतः प्राप्त संख्या कितनी थी? y प्लस 10x, तो ये कितनी हो जाएगी? y का मान हमारे पास आ चुका है 8 और प्लस 10 का मान, x का मान आ चुका है 1, तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 10 एक कम 10, यानी कि 18 प्राप्त हो जाएगी। कोई चिंता वाली बात। अब देखो, अब 18 प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरी संख्या का मान हम बताएंगे, उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या। बनी संख्या हमारे पास थी, इसको उलटने पर, यानी x प्लस 10y। अब इसमें हम मान रख देंगे तो पता चल जाएगी कि दूसरी संख्या उलटने वाली कौन सी थी। तो x बराबर कितना होगा? x का मान हमारे पास 1 आ चुका है, 1 रख दो, प्लस 10 गुणे y का मान हमारे पास 8 आ चुका है, 8 रख दो, तो कितना होगा? 1 प्लस 10 80, 80, यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 81 हो जाएगी। दो संख्याएं हमारे पास प्राप्त हो चुकी हैं। इसी तरीके से सारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हम लोग कराने वाले हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक क्वेश्चन एकदम रफ पे नोट करते जाओ। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है, पता नहीं नंबर आप लोग डालते जाइए, क्योंकि पीपीटी बनाने में नंबर कंटेनर ने शो नहीं किया है। चाहे पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। कोई पिता है, उसकी जो वर्तमान आयु है पुत्र की आयु की वो कितनी हो जाएगी? 4 गुनी होगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना पुत्र की आयु, माना, गड़बड़ हो गया सब। हाँ, यहां मानते हैं, माना पुत्र की आयु x मान लेते हैं, तथा पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की कितनी है? 4 गुनी है, यानी पिता की आयु
पिता की आयु कितनी हो जाएगी 4x, यानी 4 गुनी है तो 4x हो जाएगी। ठीक है साहब, इतनी बातें समझ में आ गई। इस धारा पुत्र की आयु x है और पिता की आयु उसकी 4 गुनी है यानी कि 4x। कोई चिंता वाली बात। अब देखो क्या होगा, कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी दोनों 5 वर्ष बढ़े हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारी कोई आयु है या हमारे पिता की आयु है, तो 5 साल बीतेंगे तो पिता की आयु में भी 5 साल बढ़ेंगे, हमारी आयु में भी 5 साल बढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, मोटा मोटी बात ये है कि जो x वाली वैल्यू है, एक तरफ लिखते हैं ये पिता तुम्हारा हो गया और ये इधर तुम्हारा हो गया पुत्र। बात समझ पा रहे हो? अब पिता भी 5 साल बीते पिता में और पुत्र में भी 5 साल बीते। फिर कह रहे 5 साल पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है 3 गुनी है, यानी इसकी ये वाली आयु 3 गुनी। कहानी समझ में आई? बस कंडीशन बन चुकी। अब अगर इतनी कंडीशन बन गई है तो दोनों की वर्तमान आयु निकल जाएगी। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना लिखा है 4x + 5 बराबर कितना 3 एक कम 3x 3 एक कम सॉरी प्लस 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 3 पचे 15। तो 4x बराबर सॉरी ये माइनस का सॉरी प्लस का 3x इधर लेकर आओ, माइनस का 3x हो जाएगा 15। ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 4, अब बताओ 4x से 3x जाएगा कितना बचेगा x बचेगा, और 15 से 5 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा, यानी x बराबर हमारा निकल चुका है। बात समझ पा रहे हो? यानी अतः दोनों की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की कितनी होगी? पुत्र की x यानी कि 10 और पिता की 4x थी, यानी 4 गुणे 10 यानी 4 दशम 40। ये दोनों की वर्तमान आयु हमारे पास प्राप्त हो चुकी है। कोई चिंता वाली बात यहां तक? अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये कौन सा है क्वेश्चन? पिता की 5 वर्ष आयु और अगला क्वेश्चन, हाँ आयु वाला पहले ही करते हैं, ये वाला। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? अब अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि नूरी की आयु x है, यहां है कंडीशन ये वाली, नूरी की आयु x यानी 5 साल बीत गए हैं तो x + 5। कोई चिंता वाली बात? सुनो 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 1 सेकेंड। कह रहा है 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, अगर बाद की बात करते तो ऐड करते। तो अब बताओ नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? तो x - 5। ठीक सर, ये बात समझ में आ गई। और प्लस सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस, सोनू को हम मान लेते हैं y - 5। फिर कह रहा है सोनू की आयु की 3 गुना थी, यानी सोनू की आयु वो कितनी थी? वो 3 गुना थी। तो हम कंडीशन बना लेते हैं, नूरी की आयु x लिख लेते हैं। माना नूरी की आयु कितनी x व सोनू की आयु कितनी y, दोनों। अब कह रहे हैं 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी? x - 5 और इसकी कितनी हो जाएगी? y - 5। यहां तक कहानी क्लियर है? ठीक है। तो यानी दोनों की आयु कितनी है हमारे पास उपलब्ध है, यानी एक नूरी की आयु है, दूसरा हमारे पास सोनू की आयु है। अब कह रहा है सोनू की आयु की 3 गुना थी, यानी ये सोनू की आयु कितनी थी? 3 गुना थी। कोई चिंता वाली बात? तो 10 वर्ष बाद वाली कंडीशन अलग बनेगी, पहले तो ये एक कंडीशन बनी हमारी।
फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद, यानी अब सोनू भी 10 साल बीत चुके हैं, नूरी के भी 10 साल और सोनू के भी 10 साल। कहानी समझ में आ रही? अब नूरी यानी नूरी एक्स थी तो इसमें 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद, अब बीते हुए हैं साल, तो बीते हैं 10 वर्ष। अब नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, यानी सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी नूरी की आयु की। ये दो हमारे पास कंडीशन प्राप्त हो चुकी है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना हुआ? x माइनस 5 बराबर 3 एक कम 3y, 3 पचे 15, तो y इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, y इधर आएगा, बराबर माइनस का 15 लिखा था, ये माइनस का 5 उधर जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो माइनस के 3x माइनस 3y बराबर 15 से 5 जाएगा, चाहे का बचेगा? माइनस का 10 बच जाएगा। समीकरण नंबर 1 हमारे पास तैयार है, कोई चिंता वाली बात। अब ये वाला हम कंडीशन सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 बराबर 2 एक कम 2y और प्लस का 2 दशम 20। कैलकुलेशन समझ में आ रही? कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम है? हमारा पहला गन शॉट एकदम फुल डिटेल में पड़ा हुआ है, इसमें सिर्फ हम नॉर्मली क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है, तो x ये इधर आएगा y वाला, तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 2 20 लिखा है, अब ये प्लस का 10 उधर जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2y बराबर 10, 20 से 10 जाएगा, 10 बचेगा। समीकरण नंबर हमारे पास 2 प्राप्त। कोई चिंता वाली बात यहां तक? अब देखो, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, किसी से भी निकाल दो, किसी से भी निकाल दो कोई भी आयु। कहानी समझ में आ रही है? तो यहां से आप लोग समीकरण नंबर 1 से x, समीकरण नंबर 2 से y का मान निकाल के दोनों से इसमें रख देंगे और इधर रख देंगे, तो 10 वर्ष बाद वाली भी पता चल जाएगी और 5 वर्ष पहले वाली भी आयु आपको पता चल जाएगी। इतना तो आप अब कर ही सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन है, एक वो क्वेश्चन करते हैं पहले हम लोग। हाँ, ये वाला कह रहा है, एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अच्छा सोचो, एक नियत भाड़ा हम कहते हैं कि अगर हमारे पास यहां से लेकर वहां तक चलोगे तो हम कह देते हैं एक नियत भाड़ा है भैया, वो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन फिर बाद में जितनी दूर चलोगे फिर उसका अलग पड़ेगा। यानी कह सकते हो एक बुकिंग हो गया और फिर बात चलने के बाद वाला। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। फिर कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए पड़ेगा कह रहा है, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपए पड़ेगा। यानी अगर हम मान लेते हैं ये पहला कंडीशन कि नियत भाड़ा x रुपया मान लेते हैं, कोई चिंता वाली बात। नियत भाड़ा 100 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया मान लेते हैं, यानी ये कंडीशन ही अप्लाई हमेशा हो। तो अगर, अच्छा एक बात बताओ, अगर 10 किलोमीटर चलना है तो 10 किलोमीटर के साथ नियत भाड़ा तो लगेगा। 10 किलोमीटर का कितना रुपया है? 10 किलोमीटर का 105 रुपया है। और 15 किलोमीटर का कितना है? तो 15 किलोमीटर का 155 रुपया है। ये कंडीशन दी। अच्छा एक बात बताओ, अब 10 किलोमीटर अगर चलना है तो प्रति किलोमीटर के साथ तो y तो लगेगी, और नियत भाड़ा तो होगा, वो एडिशनल चार्ज है, वो तो लगेगा। यानी इसका मतलब ये है, तो अगर 10 के साथ नियत भाड़ा ऐड होगा तो 10 किलोमीटर यानी प्रति भाड़ा, तो 10y बराबर कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 पे आप कहानी समझ पा रहे हो? और दूसरा फिर कह रहा है 55 किलोमीटर, यानी हर किलोमीटर पे y लगेगा, तो हम 15 किलोमीटर तो 15 ऐसे ही लिख लेते हैं, 15 किलोमीटर यानी हर किलोमीटर पे y लगेगा, कितना? 155 रुपया। और कह रहा है कितना? नियत भाड़ा तो भैया सबके साथ होगा, यानी प्लस का x तो होगा ही। ये समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया। फिर कह रहा है यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? यानी ये वाली कंडीशन हम इधर लिख देते हैं
अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना भाड़ा, तो उसको पहले वहां रोक दो, इसके साथ नियत भाड़ा जरूर लगेगा। नियत भाड़ा हम लिख देते हैं, नियत भाड़ा x और 25 किलोमीटर प्रति रुपया। तो प्रति, अरे 25 किलोमीटर, किलोमीटर पे हर प्रति रुपया पे कितना लगता है, हर प्रति किलोमीटर पे y रुपया, तो y हो जाएगा। इसको हमें बताना होगा कितना। तो पहले तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। पहला x प्लस 10y बराबर कितना दे रखा है, 105 रुपया। दूसरा समीकरण दे रखा है x प्लस 15y बराबर कितना दे रखा है, 155 रुपया। इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी, यानी घटाने पर। अब 15 से 5 10 जाएगा, माइनस का 5y बचेगा, बराबर 105 चला जाएगा, कितना बचा, 155 से 105 घटाओ, यानी कि बचा हमारे पास 50 बचा, वो भी काहे का, माइनस का। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दुसाम 50, यानी y बराबर हमारे पास निकल के आया है 10। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, 1 में रख दो या दूसरे में रख दो, चलो दो में रखते हैं। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो हमें उसका मान x का मान प्राप्त हो जाएगा, 2 में रखने पर। तो समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस 15y बराबर 155। कहानी समझ में आ रही, ठीक है। अब देखो क्या होता है, x का मान तो हमें निकालना है, y का मान हमें मिल चुका है, यानी हम x ऐसे ही लिख लेंगे, 15 गुणे y का मान यहां पे रख देंगे, y का मान कितना है 10, तो बराबर 155। तो अब क्या हो जाएगा, x बराबर 155 लिखा हुआ है, इसकी गुणा कराकर उधर भेज दो, यानी 15 दुसाम 150, ये माइनस का 150 हो जाएगा। थोड़ा सॉल्ट किया है यहाँ, मतलब इसको हल कर लिया है, जितना आया फिर उधर हमने भेज दिया है। तो कितना हो जाएगा, x बराबर मान कितना निकलेगा, 150 से 155 से 150 जाएगा, यानी 5 किलोमीटर। x का मान निकल चुका है, यानी नियत भाड़ा निकल चुका है, और y का मान निकल चुका है, यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकल चुका है। अब कोई पूछ रहा है 25 किलोमीटर जाने के लिए, तो इसमें नियत भाड़ा भी हमने ऐड कर दिया है, प्रति किलोमीटर का रुपया वाला भाड़ा भी ऐड कर दिया है, बस इसी का हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, x की जगह पे x की वैल्यू, तो 5 प्लस 25 गुणे y की जगह पे कितना, y की जगह पे 10, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 25 दुसाम 250, यानी कि 255 रुपए 25 किलोमीटर यात्रा के देने होंगे। यहां तक बात समझ में आ रही, लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। फिर अपना एक धमाकेदार क्वेश्चन अगली बार करते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियत भाड़ा एक बार फिर से समझ लो, एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भी सम्मिलित भाड़ा, यानी एक नियत भाड़ा तो लगेगा, फिर जितनी दूरी चलोगे उसका अलग से प्रति रुपये भाड़ा लगेगा। तो इसीलिए हमने नियत भाड़ा x माना, और हर किलोमीटर पर, हर प्रति किलोमीटर पर y रुपया। तो अगर हमें 10 किलोमीटर चलना होगा तो 10 किलोमीटर इसके साथ यानी x जरूर ऐड होगा, और y प्रति किलोमीटर। बात समझ पा रहे हो? इसी तरीके से हमने 2 समीकरण एकदम आसानी से प्राप्त कर लिए हैं, कोई चिंता वाली बात। अब अगला क्वेश्चन देखो कितना है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, ये तो यहां पहुंच गए सोनू की आयु वाला। अगला क्वेश्चन है ये वाला, कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों अनुपात, किसी त्रिभुज के तीनों अनुपातों, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो तुम बताओ त्रिभुज होता कितने अंश का है, त्रिभुज कितने अंश का होता है साहब, 180 अंश का होता है त्रिभुज के तीनों 180। तो माना कोण x है, तो तीनों कोणों का अनुपात, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात यानी तीनों का योग होगा, यानी कोई एक कोना, ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया,
तो ये 1x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही? तो तीनों कोणों का योग 2x प्लस का 3x बराबर कितना? 180। तो 3 2 5 5 1 6x मिल चुका है बराबर 180 डिग्री। तो 6 कम 6 6 तिया 18, यानी पहला कोण हमारे पास कितना मिल चुका है? 30। ये कौन सा कोण प्राप्त हुआ? पहला कोण। अब दूसरा कोण निकालेंगे। दूसरा कोण हमारे पास था 2x, यानी कि कितना बन जाएगा? 2 गुणे 30, 30 दूना 60 अंश दूसरा कोण बन जाएगा। तीसरा कोण निकालेंगे। तीसरा कोण कितना प्राप्त करेंगे? तीसरा कोण हमारे पास 3x था, यानी कि 3 गुणे 30, तो 3 तिया 9, 90 अंश। तो अतः हमारे पास प्राप्त कोण कितने हो जाएंगे? तो पहला कोण 30 अंश, दूसरा कोण 60 अंश और अगला कोण 90 अंश। जोड़ दो, टोटल 180 हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? एकदम क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन को हैं। अब हम एक अगला सवाल करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत बेहतरीन होने वाला है। कहां गया भाई? हाँ, ये रहा। ये वाला क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, एक नाव 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। कोई नाव है तो धारा के जब अनुकूल चलती है साथ साथ, तब वो जा पाती है कितनी? मात्र 10 घंटे में 30 किलोमीटर। लेकिन अगर वही 10 घंटा लगे जो अनुकूल चलने में, यानी प्रतिकूल चलने में, तब कितना लगेगा? सॉरी, कुछ नहीं गड़बड़। एक नाव 10 घंटे में धारा के जब प्रतिकूल चलता है तब कितना है? प्रतिकूल यानी एक दूसरे से विपरीत, तो 30 किलोमीटर चलती है। लेकिन फिर जब वो वही नाव धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ साथ चलती है तो 44 किलोमीटर चलती है। ये बात कह रहा है। 13 घंटे में वही नाव 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यानी 2 कंडीशन बनेगी। तीसरी बात है, धारा की चाल और नाव की स्थिर चाल ज्ञात कीजिए। पानी में स्थिर चाल ज्ञात करनी। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना स्थिर, यार गलत कितना हो रहा है, स्थिर जल में हम मान लेते हैं इसकी चाल। तो नाव की चाल हम मान लेते हैं वो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। कोई चिंता वाली बात। हम मान लेते हैं किसकी चाल? नाव की चाल और धारा की चाल मान लेते हैं। y किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2 कंडीशन आपको, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। यानी स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या होगा? धारा के अनुकूल नाव की चाल, यहां डालेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर। धारा के अनुकूल नाव की चाल कितना समय लगता है? धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर, यानी कि धारा के अनुकूल नाव की चाल। क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया? धारा के अनुकूल नाव की चाल और प्रतिकूल, यानी धारा और नाव आपस में जुड़ रहे हैं। धारा और नाव आपस में जुड़ रहे हैं,
यानी धारा के अनुकूल यानी साथ साथ x प्लस वाई हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रही है? साथ साथ अब कह रहा है धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत, कट जाओ। अब होगा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। प्रतिकूल यानी एक दूसरे को काट रही बिल्कुल कतार से, यानी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये कहानी समझ में आ रही? तो दो कंडीशन हमने बना ली, धारा के अनुकूल नाव की चाल और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। अब तुम मुझे बताओ 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलने में लगा समय क्या होगा? ये थोड़ा यार कैसे मैनेज करें, लिख देते हैं। 30 किलोमीटर धारा के किसमें प्रतिकूल जाने में लगा समय, धारा के प्रतिकूल चलने में लगा समय। लगा समय, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो कितना हो जाएगा समय बराबर, दूरी कितनी हमारे पास है 30 किलोमीटर बटे हमारे पास प्रतिकूल चलने में, तो धारा के प्रतिकूल चलने में प्रतिकूल वाला कंडीशन x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये कहानी समझ में आ रही? अब दूसरा पॉइंट हमारे बनेगा धारा के अनुकूल चलने में, तो अनुकूल चलता है 44 किलोमीटर, तो 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में जाने में लगा समय बराबर, सेम सूत्र हो जाएगा दूरी। पानी ठंडा लेकर आओ, दूसरा ले आओ पानी। 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में समय कितना लगता है, यानी दूरी बटा चाल। बाहर से लेकर आओ, बाहर से। तो दूरी हमारे पास कितनी है, दूरी हमें 44 किलोमीटर चलनी है, ठीक, बटे अनुकूल चल रहा है तो अनुकूल वाली कंडीशन लगाएंगे x प्लस 4 x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये कंडीशन समझ में आई? और सेम ऐसे ही ये वाली कंडीशन बनेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा वाली। तो ये हम डायरेक्ट बना दे कुल लगा समय। कुल लगा समय कहां बनाएं यार, कैसे बढ़ाएं? चलो अगला हम अगला ही कर लेते हैं, यानी कुल लगा समय, कुल लगा समय कितना 10 घंटा, 10 घंटे। चेक कर लो कितना कह रहा था, 10 घंटे में धारा के अनुकूल गई 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल गई, यानी अनुकूल वाला समय और प्रतिकूल वाला समय 10 घंटे दोनों को लगते हैं, यानी दोनों में प्लस होगा, सीधी सादी बात। इसको थोड़ा हम कलर वलर चेंज करके ऊपर लगा देते हैं। तो 10 घंटे में, इसीलिए कुल लगा समय कितना हो जाएगा, तो धारा के अनुकूल वाला कितना था, यानी 30 किलोमीटर जाने में लगा समय और प्लस कर दो कितना 44 किलोमीटर जाने में लगा समय। अरे यार क्वेश्चन किताब से भूल जाते हैं, कितना है 44 बटा x प्लस अनुकूल जाने में लगा समय, ये प्रतिकूल वाला ये अनुकूल वाला, यानी हो जाएगा 44 बटे x प्लस वाई बराबर कितना समय लगता है 10 घंटे। सेम कंडीशन उसकी बन जाएगी, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। दूसरा कह रहा है 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, तो प्रतिकूल वाली कंडीशन कौन थी, प्रतिकूल वाली कंडीशन ये वाली थी, यानी माइनस वाली x माइनस, तो हम इसको भी ऐसे ही बना लेंगे, प्रतिकूल में ही कंडीशन यही बनेगी, यानी 40 किलोमीटर जाता है तो 40 तो x माइनस वाई
और प्लस फिर कितना जाता है 40 किलोमीटर जाता है, 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है, तो 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाएगा, अनुकूल प्लस वाली कंडीशन। इसमें कितना लगता है समय 13 घंटा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। कितने लोगों को मामला यहां तक एकदम समझ में आ रहा है, कोई चिंता वाली बात। अब यहां से हम इसको कुछ भी अलग अलग मान सकते हैं, इसकी वजह से ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको कितने से कर दें कि यहां का कुछ मामला कट जाए। चाहो तो तुम a या प्लस इसको कुछ भी और मान सकते हो, या डायरेक्ट काट सकते हो। तो आप जैसा भी सॉल्व करें, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाएं, चाहे विस्थापन विधि लगाएं, तो हम क्या करते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इस वाली कंडीशन को पूरा गायब करते हैं। यानी कि इसको हम कर देते हैं 4 तिया 12, 3 चक्को 12, यानी इसको करते हैं 4 से, और दूसरा इसको भी करते हैं 3 से, तो प्राप्त समीकरण हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर दें यार, ये। तो ये कितना बनेगा, तो 4 दशाम, तो सबसे पहले तो इधर लिख लो 40 बराबर लगाओ 4 चक्कू 16 के 6, 4 चक्कू 16, 16 एक 17, और फिर देखो ये बटे में तो ऐसे ही लिखे रहेगा x प्लस वाई, फिर प्लस लगा लो, फिर 4 0 0, 4 तिया 12 यानी कि 120 बटे कितना आएगा x माइनस वाई। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा, सॉरी पहला तैयार। दूसरी कंडीशन में हम करेंगे 13 तिया 39, 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 एक 16 बटे x प्लस वाई, फिर ये वाला प्लस लगेगा, फिर 3 चक्कू 12 यानी कि 120 बटे x माइनस वाई। ये पूरा हम समीकरण नंबर 2 दूसरा प्राप्त कर चुके हैं। अब विलोपन विधि से ही डायरेक्ट कर दो, ज्यादा अच्छा। ये प्लस प्लस के हैं, ये प्लस प्लस के, यहाँ माइनस लगाओ, ये भी प्लस प्लस का माइनस लगाओ, ये भी प्लस प्लस माइनस, यानी घटाने पर ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। अब क्या होगा 176 बटा x प्लस वाई से माइनस करना होगा कितना 165 से x प्लस वाई बराबर, ये कितना बचेगा 40 से 39 घटाओ 1 बचेगा। ये वाला हम इधर बिल्कुल सॉल्व करते हैं। एक अब नीचे वाले पद तो समान है, तो हम एक बार लिख लेंगे 176 से 165 जाएगा, कितना बचेगा, तो 6 से 5 जाएगा 1 बचा, 7 से 6 जाएगा 1 बचा, 1 से 1 जाएगा कुछ नहीं, यानी कि 11 बटे x प्लस वाई, और बराबर कितना 1। क्लास मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इसके नीचे एक मानो क्लास मल्टीप्लाई कर, अब कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 11। इस समीकरण नंबर हमारा तीसरा प्राप्त हो चुका है। कोई चिंता वाली बात यहां तक। अब क्या करेंगे, इसी से कुछ भी मान निकाल लो या दूसरे वाली कंडीशन को हल कर दो। इससे एक समीकरण प्राप्त हुआ और उससे हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, यानी हम इसी को सॉल्व करके किसी भी समीकरण में मान रख देते हैं, इसी को सॉल्व करके। यानी अब क्या करेंगे, हम x को बराबर रखेंगे 11 माइनस का y, किसी भी समीकरण में रख दो, तो समीकरण नंबर हमारा 4 प्राप्त हो जाएगा। तो अब यही x का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, यानी समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो हम लिख देते हैं x का मान समीकरण नंबर, और या तो इसे y विलोपित कर दो, दूसरा भी समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा, जैसे भी कंडीशन कर पाओ। एक बार y विलोपित कर दो, एक x, लेकिन हम ऐसे ही कर देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी लेकिन सॉल्व हो जाएगा। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो कितना था समीकरण नंबर 1 हमारे पास मौजूद था 30 बटा कितना x माइनस वाई, और प्लस 44 बटा कितना x प्लस वाई बराबर कितना 10। अब इसी में x का मान रखना है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, यहाँ पे 30 ऐसे ही होगा बटे
x की जगह पे 11 माइनस वाई, फिर ये माइनस का वाई बराबर कितना हो जाएगा 44 बटे x का मान कितना रखेंगे 11 माइनस वाई, अरे अरे अरे, और फिर ये सॉरी 11 माइनस वाई और फिर ये प्लस का वाई बराबर कितना 10। अब देखो ये प्लस की है माइनस की है तो कट जाएगी, तो कितना बचा 30 बटे माइनस माइनस प्लस यानी 11 वाई माइनस का 2 वाई, 11 माइनस का 2 वाई, ये प्लस लगाओ यार, फिर प्लस का 44 बटा 11 बराबर 10। ये वाली कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो अगली कंडीशन कहाँ से ऐड करें यार, ऐड ना करें। अब यहीं से आप लोग पूरा यहां से सॉल्व करेंगे, यहां से हमें y की वैल्यू निकल आएगी, तो y की वैल्यू उठा के हम x वाले मान में रख देंगे, तो पूरा हमारा मामला जितना है प्राप्त हो जाएगा। यानी धारा की स्थिर चाल x आ जाएगी, धारा की स्थिर चाल y आ जाएगी, नाव की स्थिर चाल x आ जाएगी, धारा की स्थिर चाल y आ जाएगी। आई बात समझ में? यहां से आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगला कंडीशन, अब वो सवाल कहां गया, हाँ लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9 है और 7 है। यानी हम मान लेते हैं ए और बी की आय बराबर, आय यानी कि कमाई x मान लेते हैं, तो प्राप्त अनुपात कितना हो जाएगा, यानी 9x और दूसरा कितना हो जाएगा 7x। फिर कह रहा है उनकी मासिक व्यय, यानी व्यय कितना है, तो ए और बी की व्यय राशि हम मान लेते हैं, व्यय राशि कितनी हो जाएगी y, तो प्राप्त व्यय अनुपात डायरेक्ट लिख देते हैं, प्राप्त अनुपात कितना हो जाएगा 9, यानी कि 4:3 है, 4:3 तो हो जाएगा 4y और कामा कितना 3y। दोनों का बचत कितनी है, दोनों की हर महीने की बचत 200 रुपए, तो आसानी आराम से है। यानी x वाला किसके साथ खर्चा करेगा 9x, किसके साथ 4y के साथ, तो 9x और इसकी कमाई यानी निकलेगा, कमाई क्या हो जाएगी घट जाएगी, ये इतना कमाता है इतने से इतना खर्चा कर देता है और प्रति महीने बचाता है इतना है। समीकरण नंबर 1। दूसरी भी कंडीशन ऐसे ही, दूसरा वाला आदमी जो ये 7x वाला है, ये भी कितना कमाता है, ये खर्चा करता है 3y खर्चा करता है और हर महीने 200 बचा लेता है। समीकरण नंबर 2 आपको प्राप्त हो गए। अब इसे आप आराम से हल कर सकते हैं। कैसे हल होगा, विलोपन विधि से, यानी इसे हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, एक को गायब कर दो, इसे हम कितने से मल्टीप्लाई करें, इसे हम कर दें 7 से, इसे कर दें 9 से, इसे हम करते हैं 7 से, इसे हम करते हैं 9 से, तो प्राप्त समीकरण हो जाएंगे 7 9 63x और माइनस 7 चौक 28y बराबर 7 दूनी 14। ये समीकरण हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इसको 9 से कराते हैं तो 9 सती 63 माइनस का 9 तिया 27 वही बराबर 9 दूनी 18। अब ये हम हल कर लेंगे, माइनस करो प्लस करो माइनस करो, ये पूरा कट जाएगा टर्म। अब बताओ 28 से 27 जाएगा तो माइनस का y बचेगा सिर्फ एक y, और ये 18 से 1400 चला जाएगा यानी बचेगा 400 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना 400 निकल आया है। तो x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण नंबर किसी में भी रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या होगा, y का मान किसी इसमें रख देते हैं,
9x माइनस का 4y बराबर का 200। तो कितना हो जाएगा, एक 9 तो 9x ऐसे ही होगा, माइनस 4 गुणे 400 बराबर का 200। तो कितना हो जाएगा, तो 9x माइनस का 4 चक्कू 1600 बराबर 200। ये इधर कहते हैं कितना आया, यानी 9x बराबर 200 ऐसे ही लिखा रहेगा, वो इधर आएगा काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि 9x बराबर 6 2 8 यानी 1800 रुपए इधर आ गया। तो x बराबर कितना आएगा, 18/9 यानी 9 एकम 9 9 दूनी 18। तो x बराबर कितना आया, 200। तो अनुपात की अगर हम बात करें तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक की मासिक आय यानी 9x और 7x आय वाला समीकरण प्राप्त करो, यानी 4y और 3y। बस हमारे पास दोनों मिल चुके हैं। तो प्रत्येक की मासिक आय हो जाएगी 4x यानी 9x वाले की, तो 9 दूनी 1800 की हो जाएगी, और दूसरे वाले की कमाई 7 दूनी 14, एक की 1400 हो जाएगी। तो एक की 1800, दूसरे की 1400। बस x का मान यहाँ पे रख देना है। और खर्चा भी अगर निकालना है तो सिर्फ आय पूछ रहा है, कमाई अगर वे पूछता तो वे में इसका y का मान रख देते, कोई चिंता वाली बात, ठीक है। तो अगर इस टाइप के आपको वीडियो पसंद आते हैं तो हमारा वो 60 डेज का चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट करिए। इसकी वजह से आप लोगों का अगर सपोर्ट मिले तो हम बहुत सारे वीडियो इसी प्रकार के बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे। आपका एक सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। धन्यवाद दोस्तों।